युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? नक्शा? कैसा नक्शा? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये देख युग, इन पेपर्स में जो सबसे आखिरी वाला पेपर था उसके पीछे पेंसिल से कुछ बना हुआ है, किसी नक्शे की तरह लगता है। युग अभिमन्यु के हाथ से वो पेपर लेते हुए कहता है, जरा दिखाना। युग उस पेपर को गौर से देखने लग जाता है और उसे समझने की कोशिश करने लग जाता है। युग उस पेपर को देखते हुए कहता है, हाँ यार, तूने सही कहा, ये तो किसी नक्शे की तरह लग रहा है, पर ये किस चीज का नक्शा हो सकता है? युग के कहने पर उसके दोस्त भी बारी बारी उस नक्शे को देखने लग जाते हैं। कछुआ उस नक्शे को देखकर हैरानी के साथ कहता है, यार, आज तक तो हमें इस टाइपराइटर से बस कहानी टाइप करी हुई मिलती थी, पर आज तो एक नक्शा भी मिल गया। ये तो गजब ही हो गया। कायर कछुए को टोकते हुए कहता है, कछुए, पगला रहा है क्या? भला कोई टाइपराइटर कैसे नक्शा बना सकता है? तुझे दिख नहीं रहा क्या इसे पेंसिल से बनाया गया है? कछुआ झट से कहता है, यार, जिस भी चीज से बनाया गया हो, टाइपराइटर से या पेंसिल से, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये नक्शा कागज के पीछे किसने बनाया होगा और क्यों। अभिमन्यु कछुए और कायर को बीच में टोकते हुए कहता है, नक्शा किसने बनाया और क्यों ये तो बाद में पता चल ही जाएगा, पहले ये तो पता चले कि ये नक्शा आखिर है किस चीज का। अभिमन्यु उस पेपर को टेबल के ऊपर रखता है और अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है, ये देखो, सबसे कॉर्नर में नक्शे के अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट साइड जाने के लिए डायरेक्शन पॉइंट बनाया गया है। उसके जस्ट बगल में एक घर का चिन्ह है और उसके पास जो आधे गोल गोल चिन्ह बने हुए हैं, वो चिन्ह नक्शे के अंदर कब्रिस्तान को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के जस्ट ऊपर बहुत सारे पेड़ एक साथ बने हुए हैं, जैसे कोई सा जंगल हो, और उसी से सीधे सीधे चलते जाओ तो 3-4 घर है। मतलब ये कि वहां पर कोई सी बस्ती बसी है, पर उसके और आगे जाओ तो वहां पर कुछ नहीं है। और यहीं पर 2 घुमावदार लाइन है जो कि नक्शे के अंदर नदी का चिन्ह है। इसका मतलब ये नदी है और नदी के कुछ दूरी पर ही एक सांप का चिन्ह है, जहां पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर के बाद सीधे 4 नंबर लिखा है, जहां पर गोल सा बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है। इतना बोलकर अभिमन्यु चुप हो जाता है। सब लोग अभिमन्यु को एकटक नजर से देखने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तक अभिमन्यु ने जो भी बोला था सब उनके सिर के ऊपर से निकल गया था। कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार, तुझे इस छोटे से कागज में इतना सब कुछ दिख भी रहा है? मुझे तो ये नर्सरी क्लास के किसी बच्चे की पेंटिंग लगती है। सॉरी, नर्सरी क्लास का बच्चा भी इससे अच्छी पेंटिंग बनाता होगा। अभिमन्यु कछुए के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तू नहीं समझेगा कछुए, नक्शे ऐसे ही बनाए जाते हैं। अब मुझे डिस्टर्ब मत कर, सोचने दे आखिर ये नक्शा किस जगह का हो सकता है। अभिमन्यु के साथ ही सब लोग उस नक्शे पर अपनी नजरें गड़ा लेते हैं और दिमाग लगाने लग जाते हैं कि वो नक्शा किस जगह का हो सकता है। इस तरफ अमोदिता अपने कमरे के अंदर रजनी के साथ बैठी हुई थी। अमोदिता ने अभी तक अपने कानों में सोने के झुमके पहने हुए थे, साथ में उसने हाथों में भी सोने के कंगन पहने हुए थे। अमोदिता रजनी से बहुत नाराज लग रही थी। किसी बात को लेकर उन दोनों में बहुत देर से बहस हो रही थी। कमरे का दरवाजा टिका हुआ था, जिस कारण कमरे के अंदर की आवाजें बाहर नहीं जा रही थी। अमोदिता रजनी से कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है माँ, मुझे पता है जरूर तुमने ही कुछ कांड किया है। रजनी अमोदिता के इल्जामों को नकारते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है नालायक लड़की। अमोदिता तुरंत पलटकर जवाब देती है, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो अभी तक उस विशाल के घर से कुछ जवाब क्यों नहीं आया? रजनी कहती है, नालायक लड़की, उसका नाम विशाल नहीं है, सौरभ है। अमोदिता कुछ याद करते हुए कहती है, पर उसने तो मुझे अपना नाम विशाल बताया था। रजनी बिचकते हुए कहती है, क्या कहा? उसने तुझे अपना नाम विशाल बताया था? रजनी इसके आगे कुछ सोच पाती उसके पहले ही अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नाम छोड़ो माँ, नाम कुछ भी हो, विशाल या सौरभ, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो उससे शादी करनी है, न कि उसके नाम से। रजनी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसे पता था अमोदिता इस वक्त बहुत गुस्से में थी और उसका गुस्सा रजनी से भी तेज था। अमोदिता आगे कहती है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि उन्होंने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया? कल तो मैं उन्हें पसंद आ गई थी, फिर घर जाकर कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? शादी की तारीख क्यों नहीं बताई अभी तक? रजनी कहती है, हो सकता है घर जाकर उनका मन बदल गया हो, उन्हें अक्ल आ गई हो। आखिर तुझ जैसी को कौन मांगेगा? सूरत देखी है ना तूने अपनी आईने में?
अमोदिता रजनी को अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, माँ। रजनी इस बार चुप नहीं बैठती है, बल्कि निडर होकर कहती है, ये माँ क्या कर रही है? सही तो बोल रही हूँ मैं, तेरी शादी युग से ही होगी। मैं कह रही हूँ ना, वो भी जादू टोने से। उसके बिना तेरी शादी हो ही नहीं सकती, कोई तुझे मांगेगा ही नहीं। अमोदिता रजनी पर बिलखते हुए कहती है, ये क्या है माँ? जब देखो जादू टोने करती रहती हो। ये जादू टोने से भी कुछ नहीं होने वाला। अगर इतना ही भरोसा है तो क्यों पता नहीं करती हो कि जब दिलीप फूफा जी विशाल जी के साथ बाहर गए थे तो उनके बीच क्या बातें हुई थी? ऐसा क्या हुआ कि विशाल जी का कॉल तक नहीं आया? रजनी जवाब देती है, नालायक लड़की, जादू टोना तो तब करूंगी ना जब वो मायाधारी तहखाने से निकलेगी। वो तो बाहर ही नहीं निकलती, अपना डेरा जमा कर बैठी है वहां पर। अमोदिता पूछती है, तो कोई और तरीका नहीं है क्या पता लगाने का कि फूफा जी और विशाल जी के बीच क्या बातें हुई थी बाहर? रजनी कहती है, तरीके तो बहुत हैं, पर उसके लिए दिलीप को हमारे सामने आना पड़ेगा। पर तू देख तो रही है, कल जब से वो विशाल से बात करके आए हैं, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला है। तेरे पापा से भी नहीं मिला, ना ही जानकी दीदी को बताया उसने कि उसने उस लड़के से क्या बातें करी थी। अमुदिता नाराजगी के साथ कहती है, तो पापा से ही बोल देती, डायरेक्ट लड़के वालों को कॉल कर ले। रजनी कहती है, तू कॉल की बात कर रही है? तुझे तो पता ही है तेरे पापा को तेरी शादी की कितनी फिक्र है। तेरे पापा तो आज सुबह ही घर पर गए थे लड़के वालों के, पर उनके घर पर ताला लगा था। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। अमोदिता चुप ही रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे तो लगता है जरूर उस लड़के ने दिलीप के सामने दहेज की बात करी होगी और इस दिलीप ने मना कर दिया होगा। आखिर कंजूस जो ठहरा, अपना पैसा हमें क्यों देगा? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, अगर दहेज ही मांगना था तो पापा से भी तो इस बारे में बात कर सकते थे। रजनी झट से कहती है, तेरे पापा से कैसे करते? उन्हें भी तो पता होगा इस घर में तेरे पापा का कुछ नहीं है, जो है सब दिलीप का है, इसलिए उससे ही इस बारे में बात करी होगी। इसलिए तो मैं ग्रेवयार्ड कोठी अपने नाम करवा रही थी। अगर वो हमारे पास होती तो अब तक तो किसी न किसी से तेरी शादी हो ही जाती। अपनी माँ की बातें सुनकर अमोदिता मायूस हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। अमोदिता मन ही मन अपने आप को दोष देने लग जाती है। अमोदिता मायूसी के साथ बैठी हुई थी कि तभी रजनी की नजर उसके हाथ के सोने के कंगन पर पड़ती है, जो कि उसकी आंखों में चमकने लग गए थे। रजनी उन कंगन को छूते हुए कहती है, ये सोने के कंगन कहाँ से आए तेरे पास? जैसे ही रजनी अमोदिता से ये सवाल पूछती है, अमोदिता घबरा जाती है। अमोदिता तुरंत अपने हाथों के अंगूठे के बगल की 2 उंगली को क्रॉस कर लेती है, ताकि रजनी उसके मन की बातें ना सुन सके। रजनी अमोदिता पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बोल, तेरे पास ये कंगन कहाँ से आए? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो माँ, मुझे ना ये कंगन जानकी बुआ। अमोदिता अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही रजनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, जानकी दीदी ने तो तुझे ये सोने के बूंदे दिए थे ना, जो ये तू अभी अपने कानों में पहने हुए है। ये कंगन कब दे दिए और कल इसे क्यों नहीं पहनी थी? अमोदिता सफाई देते हुए कहती है, जानकी बुआ ने नहीं माँ, ये कंगन तो मुझे वंदना भाभी ने दिए हैं। रजनी बिचकते हुए कहती है, क्या कहा? वंदना ने? उस पागल ने? अमोदिता चिढ़ते हुए कहती है, माँ, आप पागल मत बोलो उन्हें। आपको पता है ना वो पागल नहीं है, बस नाटक कर रही है। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, वंदना ने तुझे ये सोने के गहने दिए? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। भला वो पागल क्यों तुझे अपने गहने देगी? अमोदिता झट से कहती है, इसमें हजम करने वाली क्या बात हो गई माँ? आपको तो पता ही है वंदना भाभी बचपन में मुझसे कितना प्यार करती थी। तो बस, वंदना भाभी के पास ना ये कंगन पड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा ये कंगन उनके अब किसी काम के नहीं, वो इन्हें अब कभी नहीं पहन सकती, तो बस उन्होंने मुझे दे दिए। रजनी अभी भी अमोदिता की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तभी रजनी की नजर अमोदिता के हाथों की उंगली पर पड़ती है, जो उसने क्रॉस करके रखी हुई थी। रजनी समझ जाती है कि दाल में जरूर कुछ काला था। इन गहनों के पीछे कुछ न कुछ राज की बात तो जरूर थी, जो अमोदिता उससे छुपा रही थी। शाम के 5 बज रहे थे और इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में अभिमन्यु और युग अभी तक नक्शे को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी तक उन दोनों के कुछ समझ नहीं आया था कि वो नक्शा किस जगह का था। कायर, कछुआ और शालिनी हार मान चुके थे, पर युग और अभिमन्यु ने अभी तक हार नहीं मानी थी। अभिमन्यु और युग अभी उस टेबल के पास बैठे हुए थे जहां पर नक्शा रखा हुआ था। बाकी सब भी उसी कमरे के अंदर बैठे हुए थे और सबके हाथ में इस वक्त चाय के कप थे।
बस अभिमन्यु और युग की चाय टेबल पर रखी हुई थी। दोनों नक्शे के अंदर खोए हुए थे। कछुआ अभिमन्यु और युग को टोकते हुए कहता है, यार, तुम दोनों अभी तक उस नक्शे को लेकर बैठे हो, रख क्यों नहीं देते उसे? कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, छोड़ो नक्शे को। क्या करना है जानकर कि किस चीज का है? चाय पियो वरना ठंडी हो जाएगी। युग और अभिमन्यु कायर और कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं। वो दोनों तो आपस में ही फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। अभिमन्यु नक्शे में अपना हाथ रखते हुए युग से कहता है, युग, ये देख, ये यहाँ पर घर बने हैं और यहाँ पर नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। युग अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ, और ये वाली जगह देख, यहीं से नदी कनेक्ट है। कछुआ फिर अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, यार, ये नक्शा जिसने भी बनाया है वो सीधे सीधे नहीं बना सकता था क्या? नाम ही लिख देता जगह का। देख रहा है ना समझने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अभिमन्यु इस बार कछुए की बात का जवाब देते हुए कहता है, कछुए, खुफिया नक्शे ऐसे ही बनाए जाते हैं जिसमें प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, ना कि नाम लिखा जाता है। और वो इसलिए ताकि ये किसी गलत हाथों में ना पड़े, और पढ़ भी जाए तो कोई इसे समझ न पाए। कछुआ पूछता है, ऐसी कौन सी खुफिया जगह का नक्शा है ये? अभिमन्यु जवाब देता है, वही तो पता करने में लगे हैं हम दोनों। इतना कहकर अभिमन्यु वापस से अपना ध्यान नक्शे में लगा लेता है। अभिमन्यु और युग नक्शा देख ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर कब शालिनी आ जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता। शालिनी नक्शे में अपना हाथ रखते हुए कहती है, कभी कभी सब चीजें हमारे सामने होती हैं, बस हम उसे देख और समझ नहीं पाते हैं। युग और अभिमन्यु शालिनी को घूरने लग जाते हैं, पर कहते कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें शालिनी की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। शालिनी नक्शे के अंदर जो कब्रिस्तान बना था वहां पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे तो ये कब्रिस्तान के पास जो बड़ा सा घर दिख रहा है ना, वो ग्रेवयार्ड कोठी की तरह लग रहा है। कछुआ शालिनी की बातों पर हंसते हुए कहता है, ये लो, अब तो शालिनी को नक्शे में ग्रेवयार्ड कोठी भी दिखने लग गई। अब कुछ देर बाद किश्नोई नदी भी दिखने लग जाएगी। कछुआ इस बात पर ठहाका मार पाता उससे पहले ही युग अपनी जगह पर खुशी से उछल पड़ता है और शालिनी को गले लगाते हुए कहता है, तुमने कमाल कर दिया शालिनी, कमाल कर दिया। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? युग को छोड़कर किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सब युग को हैरानी के साथ देख रहे थे। जब से युग ने शालिनी को गले लगाया था, शालिनी तो युग की आंखों में खो सी गई थी। कछुआ और कायर भी उठकर टेबल के पास आ जाते हैं जहां पर नक्शा रखा हुआ था। कायर युग से पूछता है, शालिनी ने क्या कमाल कर दिया, जरा हमें भी बताएगा? युग नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये देखो, ये जो जगह है ना, ये हमारी ग्रेवयार्ड कोठी है, और यहीं से नॉर्थ साइड हम जाएं तो एक जंगल पड़ रहा है, और ये जंगल कोई और नहीं बल्कि अपना काला झाड़ी जंगल है। कछुआ नक्शे में हाथ रखते हुए पूछता है, और ये अभिमन्यु जो अभी बोल रहा था कि यहाँ घर बने हैं, यहाँ पर नहीं, ये कौन सी जगह है? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये अपना गांव है बंगला मुडा। ये देख, अगर हम सीधे सीधे जाएं तो पहले घर पड़ेंगे, फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता। ये गांव का आखिरी छोर है और यहीं पर काला झाड़ी जंगल और किश्नोई नदी भी है, जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। अभिमन्यु पहले नक्शा देखते हुए युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, युग एकदम ठीक बोल रहा है। युग शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, शालिनी, तुम्हें कैसे पता कि नक्शे में ये जो घर है कब्रिस्तान के पास वाला, वो ग्रेवयार्ड कोठी है? सदियों से है